अपनी बेटी आमोदिनी, जो कि बेहद खूबसूरत थी, के साथ चंद्रवर्ण राज्य के घने जंगलों में रहा करती थी। आमोदिनी चंद्रवर्ण के राजकुमार से बेहद प्रेम करती थी, लेकिन आमोदिनी की माँ नहीं चाहती थी कि वह उससे विवाह करे। एक दिन लड़की ने राजकुमार से कहा कि वह एक गरीब आदमी का भेष बना ले और किसी दिन जब उसकी माँ घर पर न हो तो भिक्षा मांगने आए। राजकुमार ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था और एक दिन वह लड़की के घर के लिए रवाना हो गया। वहाँ पहुँचकर उसने दरवाजा खटखटाया और आमोदिनी ने दरवाजा खोल अंदर बुलाया और उसे बताया कि जब उसकी माँ घर आए तो वह कहे कि वह एक गरीब आदमी है और उसे रात बिताने के लिए आश्रय चाहिए। जब चुड़ैल घर लौटी तो उसने कहा, मुझे राजसी रक्त की गंध आ रही है। नहीं माँ, लड़की ने कहा, यह एक गरीब आदमी है जो भीख मांगता है और जो बहुत खुश होगा अगर उसे हमारे घर में आश्रय मिल जाए, क्योंकि उसके पास जाने की कोई जगह नहीं है। चुड़ैल ने कहा, ठीक है, ये यहाँ रुक सकता है, पर यहाँ रुकने के बदले उसे कल मुझे छोटे पक्षियों की बीट से भरा एक बर्तन देना होगा। इतना कह चुड़ैल अपने कमरे में चली गई। राजकुमार बहुत दुखी होकर आमोदिनी के पास गया और उससे पूछा कि वह यह सब एक दिन में कैसे कर सकता है और वह छोटे पक्षियों के खाद कहाँ से लाएगा। लड़की, जो कुछ जादू टोने में निपुण थी, बोली, इस बात को लेकर तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि यह कैसे करना है। उसने फिर राजकुमार से कहा, तुम मेरे घर के बाहर वाली लाल दीवार के नीचे एक मिट्टी का बर्तन रख देना और उसे याद से कल रात में ही वापस लेने जाना। देखना वह तुम्हें छोटे पक्षियों की बीट से भरा हुआ मिलेगा। लेकिन लड़की ने बहुत ही विशेष रूप से उसे चेताया कि वह उसकी माँ से यह न कहे कि यह सब उसने उसे बताया था। अगर उन्हें यह पता चला तो वह उसे पेड़ से उल्टा लटकाकर जला देगी। आमोदिनी ने मजाकिया अंदाज में कहा। राजकुमार ने वैसा ही किया जैसा लड़की ने कहा था और मिट्टी के बर्तन को बड़ी दीवार के नीचे रख दिया और वापस लौट आया और तनाव के साथ सोफे पर बैठ गया। लड़की ने उसे समझाया कि वह चिंता न करे और सो जाए। अगली रात राजकुमार जैसे ही बर्तन लेने गया, उसने देखा कि वह बीज से भरा हुआ था। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा और उसने सोचा कि वह चुड़ैल अब उसे उस घर में रहने देगी। वह बर्तन वापस चुड़ैल को दिखाने चला गया। जब चुड़ैल ने बर्तन देखा तो उसने डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, इसमें आमोदिनी का हाथ है, उसने तेरी मदद की है। लेकिन राजकुमार ने डरते हुए काफी देर तक उसे समझाया कि ऐसा नहीं है। चुड़ैल ने कहा, इसमें तो आमोदिनी ने तेरी मदद कर दी, पर कल सुबह तुझे जंगल में बहुत सारी बेलें लगानी होगी और कल रात तक उन बेलों से अंगूर उगाकर एक टोकरी अंगूर मुझे देने होंगे। इतना कह चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। राजकुमार घबरा गया और रोते हुए लड़की के पास गया और उसे सारी बात बताई जो उसकी माँ ने करने को कहा था। लड़की ने कहा, तुम दुखी न हो, हम जल्द ही यहाँ से भाग जाएंगे और शादी कर लेंगे। अब तुम कल सुबह लाल दीवार के पास बेलें लगाओ और रात को उस स्थान पर वापस जाना और तुम्हें बेलों पर अंगूर लगे हुए मिलेंगे। राजकुमार ने वैसा ही किया। उसने बेलें लगाई और रात को वापस गया और देखा कि बेलों पर अंगूर लगे हैं। वह बेहद खुश हुआ और अंगूर तोड़ने लगा। टोकरी को पूरा भरने के बाद वह उसे लेकर बूढ़ी चुड़ैल के पास गया। जब चुड़ैल ने अंगूर देखे तो उसने फिर डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, इसमें फिर आमोदिनी ने तेरी मदद की है। लेकिन राजकुमार ने फिर से यह बात नकारी। चुड़ैल ने कहा, ठीक है, अब तुम इस घर में रुक सकते हो। राजकुमार प्रसन्न होकर लड़की को सब कुछ बताने गया। उन्होंने फिर अगली सुबह, जब चुड़ैल घर पर नहीं होगी, तब घर छोड़कर भाग जाने का निश्चय किया। अगले दिन जब उन्हें पता चला कि माँ घर पर नहीं है, उन्होंने भागने की सारी तैयारी कर ली। आमोदिनी ने घर के दरवाजे की दहलीज पर 3 पुतले रख दिए, यह सोचकर कि यह पुतले कुछ देर तक चुड़ैल माँ को उलझा कर रखेंगे, जिससे उन्हें दूर भागने का समय मिल जाएगा। और फिर वे भाग गए। जब चुड़ैल वापस आई और दरवाजे पर दस्तक दी तो पुतले में से एक ने पूछा, कौन है? चुड़ैल ने उत्तर दिया, दरवाजा खोलो आमोदिनी, मैं हूँ। पुतले ने दरवाजा खोला। चुड़ैल ने पुतले को देखकर पूछा, आमोदिनी कहाँ है? दूसरे पुतले ने उत्तर दिया, आमोदिनी भाग गई है। चुड़ैल ने पूछा, किसके साथ? और तीसरे पुतले ने कहा, एक युवक के साथ। चुड़ैल यह सुन आग बबूला हो गई। फिर चुड़ैल ने आमोदिनी के पिता से कहा कि वह जल्दी जंगल के रास्ते जाए और उसे ढूंढे, क्योंकि वह ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। पिता उन्हें ढूंढने निकल गया। आमोदिनी और राजकुमार तेजी से भाग रहे थे। कुछ दूर पर जैसे ही आमोदिनी ने पीछे मुड़कर देखा, उसने देखा कि उसका पिता वहाँ आ चुका था। वह घबराकर राजकुमार से बोली, मेरे पिता हमें ढूंढते हुए पास आ चुके हैं, अब क्या करें? राजकुमार डर से बोला, सचमुच अब क्या करें? लड़की ने बोला, रुको, मैं कुछ करती हूँ। उसने अपने तंत्र विद्या से लड़के को एक सड़क और खुद को एक बूढ़े आदमी में परिवर्तित कर लिया। जब पिता उस स्थान पर पहुँचा और उसने बूढ़े आदमी को देखा तो उसने कहा, हे वृद्ध आदमी, क्या आपने एक लड़की को एक युवक के साथ इस रास्ते से जाते हुए देखा है? बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया, मैं अखरोट बेचता हूँ और लहसुन खरीदता हूँ, मैं लहसुन खरीदता हूँ और अखरोट बेचता हूँ। बूढ़ा आदमी यही उत्तर बार बार दोहराने लगा। पिता उस उत्तर से परेशान होकर घर वापस लौट गया। घर पहुँचे ही चुड़ैल ने पिता से कहा, क्या हुआ? तुम्हें आमोदिनी मिली? क्या तुमने उसे देखा? पिता ने कहा, नहीं, वो मुझे नहीं मिली, पर मैं एक बूढ़े आदमी से मिला जिसकी पीठ पर बोझा था और मैंने उससे पूछा कि क्या उसने एक लड़की को एक युवक के साथ वहाँ से जाते देखा है, और उसने मेरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया, मैं अखरोट बेचता हूँ और लहसुन खरीदता हूँ, मैं लहसुन खरीदता हूँ और अखरोट बेचता हूँ। और
और इस मूर्खतापूर्ण उत्तर से परेशान होकर मैं लौट आया। चुड़ैल ने कहा, अरे पागल, जल्दी भागो और पकड़ो उसे, क्योंकि वही आमोदिनी थी जिसे तुमने देखा। और उसने उसे फिर से लड़की के पीछे भेजा और कहा कि यदि वह फिर उस बूढ़े आदमी को देखे तो उसे पकड़ ले, क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि आमोदिनी है। पिता ने फिर पीछा किया और जब लड़की ने उसे देखा तो वह घबरा गई और उसने फिर से मंत्र पढ़ा और राजकुमार को एक मटके और अपने आप को एक साधु में बदल लिया। जब पिता उस स्थान पर पहुंचा तो उसने पूछा, हे महात्मा, क्या आपने इस रास्ते से एक लड़की को एक युवक के साथ जाते हुए देखा है? साधु ने उत्तर दिया, टिंटन टिंटन टिंटन, घंटी बजती है प्रार्थना के लिए, जल्दी करो क्योंकि पुरोहित वेदी पर है। महात्मा बार बार यही दोहराने लग गया। फिर पिता ने कहा, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, बल्कि मैं यह जानना चाहता था कि क्या आपके सामने से इस रास्ते से एक लड़की को एक युवक के साथ जाते देखा? साधु ने फिर वही उत्तर दोहराना चालू कर दिया। पिता थक कर और परेशान होकर वापस लौट गया और जब वह घर पहुंचा तो उसने चुड़ैल को सारी बात बताई। लो, फिर तुमने वही गलती की। अरे पागल, वो साधु कोई और नहीं बल्कि आमोदिनी थी, और क्योंकि तुम इतने चतुर और समझदार नहीं हो तो अब मैं स्वयं वहाँ जाऊंगी और आमोदिनी को पकड़कर वापस लाऊंगी। चुड़ैल ने अपने मंत्रों से अपनी जादुई लोमड़ी को वहाँ बुलाया और कहा कि अपनी सूंघने की शक्ति से आमोदिनी और उस लड़के को ढूंढ निकाले। फिर चुड़ैल और लोमड़ी दोनों जंगल की ओर चल दिए। इधर जब आमोदिनी लगभग जंगल पार कर ही चुकी थी तभी उसने डरकर कहा, ओह, मेरी माँ आ रही है। मैं अपने पिता से तो बच गई, लेकिन अब मैं नहीं जानती कि माँ से कैसे बच पाऊंगी। इतने ही देर में लड़की ने अपने जादू से राजकुमार को एक नदी और अपने आप को एक मछली में बदल दिया। जब माँ वहाँ पहुँची तो उसने तुरंत अपनी बेटी को पहचान लिया। वह अपने जादुई लोमड़ी के साथ नदी के किनारे आई और 3 बार पुकारा, आमोदिनी, यहाँ आओ। जबकि मछली बनी आमोदिनी ने हर बार अपनी पूंछ से संकेत दिया कि वह नहीं आएगी। फिर चुड़ैल ने कहा, मैं जो श्राप देती हूँ कि राजकुमार का सिर लोमड़ी में बदल जाए और जब वह अपने महल पहुँचेगा तब जैसे ही कोई पहला व्यक्ति उसे चूमेगा उसी समय वह तुम्हें भूल जाएगा। और यह कहकर चुड़ैल चली गई। अब वे जैसे ही अपने असली रूप में आए, राजकुमार का सिर एक लोमड़ी में बदल गया। उसने तुरंत कहा, यह मेरे साथ क्या हुआ? अब मैं अपने राज्य वापस कैसे जाऊंगा? लड़की ने राजकुमार से कहा, मैं सब ठीक कर दूंगी, पर ध्यान रखना कि तुम्हें कोई चुंबन न दे, क्योंकि मेरी माँ के श्राप कभी असफल नहीं होते, और अगर तुम सब भूल गए तो कभी वापस पहले जैसे नहीं हो पाओगे। फिर दोनों कुछ दूर चलने के बाद राजकुमार के राज्य पहुँच गए। राजकुमार जब महल पहुँचा तो उसने सबको अपने लोमड़ी के सिर वाले श्राप के बारे में तो बताया, पर किसी को चूमने वाले श्राप के बारे में नहीं बताया। पर वह सतर्क था कि उसकी माँ या उसकी बहनें उसे चुंबन न दे। उसने चुड़ैल की बेटी को अपनी बहनों के साथ भेज दिया और खुद थकान के कारण सोने चला। कुछ देर बाद उसके कमरे के पास से उसकी माँ गुजर रही थी। उन्होंने अपने बेटे को देख सोचा, बेचारा इतने दिन से इतने कष्ट झेल रहा था और अब यह श्राप। वह उसके पास गई और प्यार से उसे चूम लिया। जब राजकुमार जागा और आमोदिनी ने उससे लोमड़ी के सिर से छुटकारा पाने की बात की तो वह उसे नहीं पहचान सका। चुड़ैल के श्राप के कारण राजकुमार और बाकी सभी लोग आमोदिनी के बारे में भूल गए। राजकुमार ने उसी समय अपने सिपाहियों को वहाँ बुलाया और कहा, यह कौन है? ले जाओ इसे यहाँ से और महल के बाहर छोड़कर आओ। आमोदिनी समझ गई कि उसकी माँ के श्राप के कारण यह सब हो रहा है। उसने महल के सामने एक घर में रहने का फैसला किया और हर दिन वह बहुत अच्छे से सजती संवरती और खिड़की पर बैठती थी ताकि राजकुमार को उसके बारे में याद आ जाए, पर वह हमेशा असफल रहती। एक दिन जब 3 मंत्री महल की खिड़की पर खड़े थे तो उन्होंने आपस में कहा, वह लड़की कौन है जो हमारे सामने रहती है? मैं सोचता हूँ कि जाऊँ और उससे पूछूं कि क्या वह मुझे बात करने की अनुमति देगी। तो दूसरे ने कहा, तुम जाकर ही क्यों नहीं देख लेते? पहले मंत्री ने वह जाने का निश्चय किया और वहाँ जाकर उसकी खिड़की के पास खड़ा हो गया और लड़की से पूछा कि क्या वह उसे थोड़ी बात करने की अनुमति देगी। लड़की ने उत्तर दिया कि वह पूरी तरह से तैयार है और उसने मंत्री को दोपहर के 4 बजे आने को कहा। मंत्री ने बिल्कुल वैसा ही किया और दोपहर के 4 बजे वापस उसके घर गया। जब मंत्री अंदर गया और लड़की को देखा तो वह उससे बातचीत करने बैठ गया, यहाँ तक कि अंधेरा होने को आया। और फिर लड़की ने कहा, अब तो लगभग रात हो गई है और मेरी नौकरानी नहीं आई है मुझे मोमबत्ती जलाकर देने के लिए। मंत्री ने कहा कि वह यह काम उसके लिए कर देगा। वह रसोई की तरफ गया और उसने पत्थर और लोहे से आग जलाने की कोशिश की, लेकिन जितना भी उसने कोशिश की वह चिंगारी न निकाल सका और उसकी उंगलियां घायल होकर खून से भर गईं। वह बहुत दुखी और अपमानित होकर महल लौट गया। लड़की ने यह सब जादू टोने के जरिए राजकुमार को आकर्षित करने के लिए किया था, जिससे वह आकर उससे बात करे। पहले मंत्री ने जो अनुभव किया वह उसने बाकी दोनों मंत्रियों को बताया। तभी दूसरे मंत्री ने कहा, अगर मैं वह जाऊंगा तो वह मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी, बल्कि मुझे बहुत अच्छे से वहाँ बुलाकर मेहमान नवाजी करेगी। दूसरे मंत्री ने अगले दिन चुड़ैल की बेटी के यहाँ जाने का फैसला किया। उसकी खिड़की पर जाकर उसने कहा कि क्या वह उसे बात करने की अनुमति देगी। तभी लड़की ने कहा कि वह जब चाहे आ सकता है। मंत्री अंदर गया और लड़की से बातचीत शुरू की और जब वे कुछ समय तक बात कर चुके थे तो लड़की ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, लेकिन मेरी नौकरानी पानी देने नहीं आई। मंत्री ने कहा कि वह उसे पानी लाकर देगा। उसने एक गिलास उठाया और मेज पर रखे घड़े से पानी डालने लगा, लेकिन पानी गिलास में न जाकर उस पर गिरने लगा, जिससे वह पूरी तरह से भीग गया। वह बहुत शर्मिंदा और अपमानित होकर महल लौट गया। उसने जो अनुभव किया वह बाकी मंत्रियों को बताया और फिर तीसरे मंत्री ने कहा, मैं शर्त लगाता हूँ कि अगर मैं लड़की से मिलने जाऊँ तो वह मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी। अगले दिन वह लड़की की खिड़की के पास से गुजरा और उससे पूछा कि क्या वह वहाँ आकर उससे बात कर सकता है, और लड़की ने कहा
कहा, हाँ। जब वे बातचीत में मग्न थे, एक तेज हवा चलने लगी और लड़की ने कहा, अरे कमरे में बहुत तेज हवा है और नौकरानी खिड़की बंद करने नहीं आ रही है। मंत्री ने तुरंत स्वयं खिड़की बंद करने की पेशकश की, लेकिन खिड़की उसके सीने में बार बार लगने लगी और जितना वह खिड़की बंद करने की कोशिश करता, उतनी ही ज्यादा वह उसके सीने में चोट करती, यहाँ तक कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। मंत्री के मुख से खून निकलने लगा और वह वापस महल चला गया। अपने मंत्रियों की यह दशा देख उनसे पूछा कि यह कैसे हो गया। मंत्रियों ने सारी बात राजकुमार को बता दी। राजकुमार की जिज्ञासा जाग उठी और उसने कहा, मैं भी जाकर उस लड़की को देखता हूँ और देखता हूँ कि क्या मेरे साथ भी वही होता है। वह अगले दिन लड़की के घर की खिड़की के पास गया और उससे पूछा कि वह कब उससे बात करने आ सकता है। लड़की ने कहा, आपका ही इंतजार था, आइए अंदर। लड़की ने अंदर आते ही उसके ऊपर एक जादू किया और उसे एक कमरे की ओर भेज दिया, जिसके कारण जो भी उन दोनों के बीच पहले हुआ था वह सब उसके सामने वापस से होने लगा और उसे धीरे धीरे याद आने लगा कि वह किसी तरीके से इस लड़की को जानता है। वह आगे बढ़ा और उसे एक और दरवाजा मिला, जहाँ जाते ही उससे नदी और श्राप के बारे में याद आया। उसी क्षण उसे सब कुछ याद आ गया जो वह भूल गया था और वह वापस इंसान बन गया और लड़की से उसके विस्मरण के लिए क्षमा मांगी। लड़की फिर अपने प्राकृतिक रूप में आ गई, राजकुमार से विवाह किया। कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि अगर हमारा लक्ष्य मजबूत है तो हम उस कार्य को कितनी भी मुसीबतों के बाद भी सफल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अधिक पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।